तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमागणी, राम राम दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 17th मई और 17th मई का एक जो वीडियो है वो आपके सामने आ चुका है और दूसरा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो होता है वो मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर में मुझे 2-3 राजस्थान की न्यूज़ मिली हैं और राजस्थान की न्यूज़ हमारे लिए हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं क्योंकि हमेशा राजस्थान की न्यूज़ पे ही ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ठीक है। तो और क्योंकि लेकिन पेपर में कम मिल पाती है राजस्थान की न्यूज़, कुछ मिल पाती है वो इम्पोर्टेंट नहीं लगती, लेकिन जितनी मिल पाती हैं वो सारी हम लेकर साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, कोरोना से निपटने हेतु केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन आई है। तो ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन की बात करें, एक राज्य सरकार ने भी निकाली है लेकिन अभी केंद्र सरकार वाले की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है ना। तो एग्ज़ाम में तो गाइडलाइन नहीं पूछी जाएगी दोस्तों, लेकिन जब हम कोरोना से निपटने के उपाय बताएंगे या फिर जब हमारी मेंस होगी तो हम बताएंगे कि किस तरह से भारत ने, केंद्र सरकार ने कोरोना के क्षेत्र में कार्य किया। तो ऐसे पॉइंट जो हम आज पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सहयोगी सिद्ध होंगे और इनमें से कुछ कुछ बातें निकाल कर हम वहाँ पे आंसर बना पाएंगे। और रही बात अभी आरएएस के इंटरव्यू और एईएन के जिनके भी इंटरव्यू हैं दोस्तों, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि उनको पूछ लिया जाएगा कि भाई कैसे कैसे केंद्र सरकार ने काम किया था, राज्य सरकार ने किस तरह से किया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों अभी आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले शहरी क्षेत्रों में था लेकिन जो सेकंड वेव आई है दोस्तों उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना है वो भयंकर तबाही मचा रहा है। और क्योंकि दोस्तों एक तो पहले पिछली बार गाँव तक इतना पहुंचा नहीं था और पिछली बार डेथ रेट कम थी, है ना। लेकिन इस बार एक तो गाँव तक पहुंच गया है कोरोना और इस बार जो हमारा स्ट्रेन है जो B.1.617 है ना, उसकी जो फैलाने की कैपेसिटी है, मतलब संक्रमण रेट जो उसकी है वो बहुत हाई है, बहुत जल्दी संक्रमित करता है। और तीसरा दोस्तों, गांव में ना तो वैक्सीनेशन उपलब्ध हो पा रहा है और ना ही दोस्तों वहाँ पे जो चेकअप होता है, मतलब जांच होती है कोरोना की, ना ही वो उपलब्ध हो पा रही है। और गांव में एक बार को किसी को सर्दी जुकाम होता है तो डायरेक्ट झोला छाप डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, या तो जाते ही नहीं है और जाते हैं तो उनके पास जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। और अगर कोई हिम्मत करके हॉस्पिटल में पहुँच रहा है तो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइन आती है और वो ऑलरेडी बीमार जब कोई व्यक्ति होता है, किसी को फीवर है बहुत तेज, अगर वो बीमार है तो फिर दोस्तों वो कब तक हॉस्पिटल में खड़ा रहेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, बीमार व्यक्ति के पास में इतनी हिम्मत ही नहीं होती। और अगर किसी परिवार में 10 जने और 10 में से 7-8 बीमार हैं तो बताओ उनको कौन डॉक्टर के पास लेके जाएगा और कौन इलाज करवाएगा। इसलिए अभी कोरोना की वजह से दोस्तों जो गाँव में भयावह हालत बनी हुई है, तो उसी से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अर्ध शहरी, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की है। जो शहरी नहीं है, अर्ध शहरी है, आदिवासी है और ग्रामीण है, उनके लिए, ठीक है। इसके तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या फिर एएनएम या फिर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर नोडल पर्सन होंगे जिन्हें आशा कार्यकर्ता सहयोग करेगी। दोस्तों अब जो हमारी जो एएनएम होती है, हर गांव में एक एएनएम होती है ना, तो वहाँ के जो एएनएम होंगे या फिर एएनएम की जगह कई बार हेल्थ वर्कर भी होते हैं, मतलब मेल नर्स टाइप, और वो सब भी होते हैं। और एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है ना, ये हेड होंगे। जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो हेड करेगा, जहाँ पे एएनएम है वो हेड करेगी। जैसे हमारा एक छोटा सा गांव है तो हमारे गांव में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है, हमारे गांव में एक एएनएम है और उसके साथ में एक आशा सहयोग करता है ना। तो हमारे गांव में ये दो हैं, तो हमारे गांव में नोडल पर्सन कौन होगा, एएनएम होगा, है ना। ऐसे ही अगर किसी का गाँव बड़ा होता है दोस्तों तो वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल बना होता है तो वहाँ पे तो हेल्थ ऑफिसर मिल जाएगा, है ना। और अगर किसी का गाँव छोटा है, वहाँ पे अगर हॉस्पिटल नहीं है और छोटे मोटे से ऐसे कुछ है, मतलब एएनएम टाइप मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये लोग होंगे, ये तो इन्हें तो बनाया जाएगा नोडल नोडल पर्सन, मतलब इनकी जिम्मेदारी होगी, मतलब इनके अंडर में सारे लोग कार्य करेंगे। और इनको सहयोग देने के लिए कौन होगी, आशा सहयोगिनी होगी, आशा सहयोगकर्ता जो भी इनके साथ रहेगा वो होगा, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मदद से लक्षण वाले मरीजों को टेली कंसल्टेशन दिया जाएगा। दोस्तों आपको पता है ई संजीवनी ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। अभी तो हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने भी लॉन्च किया है ई संजीवनी ऐप, है ना। उसमें भी हमें टेली कंसल्टेशन की सुविधा मिल रही है। तो मतलब टेली कंसल्टेशन होता क्या है, अगर हमें कोई बीमारी हुई है और हम डॉक्टर के पास, मतलब क्योंकि अभी आपको पता है हॉस्पिटल्स में जाना भी कितना रिस्की है
और बिकॉज ऑफ जो कोविड-19 लॉकडाउन लगा हुआ है, तो क्या हो रहा है कि बाहर व्हीकल्स नहीं है, तो अगर किसी के पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो वो हॉस्पिटल में पहुंच भी नहीं पा रहे हैं ना। तो उनके लिए दोस्तों ऐसे जो ऐप होते हैं, जो टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है केंद्र सरकार, तो टेली कंसल्टेशन द्वारा क्या होगा कि टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम डॉक्टर से संपर्क कर सकेंगे, और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम डॉक्टर को हमारी बीमारी बताएंगे, और वो उसी के माध्यम से हमें इलाज के लिए दवाएं लिखकर भेज देंगे, है ना, हमारे व्हाट्सएप कर देंगे या फिर बता देंगे जो भी है, और फिर हम उन दवाओं को आसानी से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर मेडिकल पे जाके ले सकते हैं, बिकॉज मेडिकल तो खुली होती है ना। तो वो टेली कंसल्टेशन होता है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मदद से, जो हेल्थ ऑफिसर दोस्तों, इसकी मदद से मरीजों को कुछ को तो टेली कंसल्टेशन दिला दी जाएगी, है ना। इसके अलावा कमोरबिटीज़ और लो सचुरेशन वाले मरीजों को हायर सेंटर में भेजा जाएगा। अगर किसी को गंभीर बीमारी है, कमोरबिटीज़ वाले कौन से होते हैं, जिनको गंभीर कोई बीमारी है और लो सचुरेशन है, उन मरीजों को कहाँ भेज दिया जाएगा, हायर सेंटर्स में, जहाँ उनका अच्छा इलाज हो सके। इसके अलावा दोस्तों प्लस ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी। अभी जो एएनएम होती है और अभी जो आशा सहयोगिनी वगैरह होती है, या फिर ये छोटे छोटे से सेंटर होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीमीटर होता ही नहीं है दोस्तों। अब जो अमीर लोग हैं, ऑक्सीमीटर की कीमत होती है दोस्तों 1100 से 1500 रुपये के बीच में, उसमें हम ऑक्सीजन लेवल जान सकते हैं। थर्मामीटर तो क्या काम आता है, बुखार नापने के, मतलब टेम्परेचर नापने के काम आता है, तो थर्मामीटर तो आ जाता है 500-700 का, ठीक है। और जो ऑक्सीमीटर होता है दोस्तों, वो आता है 1100 से 1500, लगभग 1500 रुपये का एक सही ऑक्सीमीटर आता है। तो वो इस टाइम दोस्तों बहुत ज़रूरी है। देखो, आप सब लोग वैसे देख भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, एक तो होना चाहिए हमारे पास जो स्टीमर है, मतलब स्टीम लेने के लिए आप घर में भी ले सकते हैं, घर में ही ले सकते हैं वैसे, लेकिन आप गर्म पानी करके भी ले सकते हैं। और एक स्टीमर आता है दोस्तों, उसकी वैसे नॉर्मली कीमत 150-200 रुपये के बीच में होती है, लेकिन अभी उसकी मार्केट में कीमत हो रही है 300 रुपये की, है ना। 300 रुपये का आता है, बस एक छोटा सा डब्बा जैसा आता है, उसे आप तुरंत उसमें लगाओ, मतलब बिजली में लगाओ, और तुरंत उससे स्टीम आना शुरू हो जाएगी, है ना। तो बहुत अच्छी सुविधा है। अगर मतलब आप लोग अगर जुगाड़ कर सकते हैं थोड़ी सी चीज़ें घर वालों की सेफ्टी के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए, तो एक तो होना चाहिए दोस्तों स्टीमर, है ना, घर में। 300 रुपये का आएगा, फिलहाल 300 रुपये का मिल रहा है, अगर आपके उधर मतलब सस्ता मिल रहा हो, हमारे इधर 300 रुपये की रेट है। तो एक तो स्टीमर होना चाहिए, दूसरा दोस्तों थर्मामीटर होना चाहिए। थर्मामीटर क्यों, क्योंकि किसी की भी बुखार आती है, शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेम्परेचर कितना है, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम मौसमी भी हो रही है और कोरोना वाली भी हो रही है। तो दोस्तों एक लिमिट होती है कि भाई इतनी से इतनी में तो नॉर्मल आदमी झेल जाता है, लेकिन अगर इतनी हो गई बुखार की, 100 से ज़्यादा हो गई, 102 हो गई, 104 हो गई, तो फिर उसकी हालत गंभीर हो सकती है। खासकर इस टाइम पे तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी है, उसके लिए घर में थर्मामीटर होना जरूरी है। तीसरा दोस्तों आपको पता है ऑक्सीमीटर होना जरूरी है। तो थर्मामीटर दोस्तों 500 रुपये तक आ जाता है, इतना महंगा नहीं आता है। ऑक्सीमीटर थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ये 1500 रुपये तक का पड़ता है ऑक्सीमीटर। और आप सबने देखा भी होगा कि एक मतलब उंगली पे लगा के, एक क्लिप जैसी होती है, उंगली पे लगा सकते हैं हम उसे। और जो ऑक्सीमीटर होता है वैसे उसमें सारी चीज़ें आ जाती है, आजकल इतने अच्छे ऑक्सीमीटर आ रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन लेवल भी आ जाता है, हमारा बीपी भी आ जाता है, शायद मेरे हिसाब से शायद उसमें बीपी भी आ जाता है, और उसमें टेम्परेचर तो आ ही जाता है। दो चीज़ें तो आ जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल भी आ जाता है और टेम्परेचर भी आ जाता है ना। ये तीन तो हो गए चीज़ें दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों पैरासीटामोल घर में होना ज़रूरी है, और इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी की जो कुछ दवाइयाँ हैं वो भी घर में होना ज़रूरी है। पैरासीटामोल 500 mg की आप रख सकते हो नॉर्मली, अगर किसी को भी थकान वगैरह फील हो 500 mg की पैरासीटामोल ले सकते हो। अगर हल्की बुखार फील हो तो दोस्तों 750 mg की आती है पैरासीटामोल डोलो, वो शायद उसे बोलते हैं, तो वो वाली आप रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो दोस्तों इस वक्त नेसेसरी हैं कि अगर अपन ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और अगर अपन कैपेबल हैं अगर ये चीज़ लेने में, तो इस वक्त ये चीज़ घर में होना बहुत ज़रूरी है। स्टीमर से रोज़ स्टीम लीजिए दोस्तों, गर्म पानी पीजिए कम से कम दिन में 2 बार। और ये सारी चीज़ें, अगर किसी के हल्का भी जुकाम बुखार वगैरह हो तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी हैं घर में होना। तो अभी जैसे कि क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों हर व्यक्ति ये सब चीज़ें नहीं मतलब कर सकता है वहन, तो उन सब के लिए दोस्तों व्यवस्था की गई है कि ऑक्सीमीटर थर्मामीटर ये अब ग्रामीण लेवल पे एएनएम तक को भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है।
आइसोलेशन और क्वारंटाइन मरीजों को फॉलो अप के लिए फ्रंट लाइन वर्कर वॉलंटियर और शिक्षक घर घर में जाकर उन्हें संभालेंगे। दोस्तों जो भी मतलब आइसोलेट जिन्हें किया जाएगा और जिन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है ना, उनको उनके मतलब लगातार फॉलो अप किया जाएगा, मतलब उनको लगातार निगरानी में रखा जाएगा। और किन के माध्यम से रखेंगे? फ्रंट लाइन वर्कर जो हो हैं, मतलब पुलिस वगैरह जो है, इसके अलावा वॉलेंटियर जो स्वेच्छा से सहायता देना चाहते हैं, इसके अलावा टीचर्स जो है उनकी ड्यूटी इस क्षेत्र में लगाई जाएगी। इन सबको होम आइसोलेशन किट भी मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों होम आइसोलेशन में मान लो अगर किसी के घर में ना किसी को वो हो गया कोविड, ठीक है, और बाकियों को आइसोलेशन में रखा गया है ना। कोविड वाले को तो हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन बाकियों की भी तो हालत ख़राब हो सकती है। आजकल कोविड की जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा खतरनाक है, तो उनको आइसोलेट कर दिया गया है। तो आइसोलेशन के समय दोस्तों उन्हें आइसोलेशन किट मुहैया कराया जाएगा, जिसमें चीज़ें भी होंगी, मतलब ठीक ठाक सी ये दवाइयाँ वगैरह सारी चीज़ें उसमें दी जाएंगी। इन सब के साथ ही गाँव में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य ढांचा विकसित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य ढांचे को 3 स्तर पे विकसित किया जाएगा। पहले स्तर पे कोविड केयर सेंटर होगा, जहाँ पे कम और बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा। कोविड केयर सेंटर, तो दोस्तों कोविड केयर सेंटर कहाँ होगा? वही कोविड केयर सेंटर में इनको रखा जाएगा कि किसी के हल्की सर्दी जुकाम हो रही है, हल्की बुखार आ रही है, तो उसको कोविड केयर सेंटर में रख लेंगे, ताकि बाय द वे अगर उसके कोरोना होता है तो उसके घर वाले संक्रमित ना हो, या फिर किसी के घर में कोई संक्रमित हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। और बाकी जो उसके जो संपर्क में आए हैं लोग, उनको कोविड केयर सेंटर ले जाया जाएगा, बिकॉज हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उनको भी कोविड हो जाए, है ना। तो कम लक्षण वाले अथवा नहीं लक्षण वालों को तो कोविड केयर सेंटर में पहले स्तर पे तो ये ढांचा होगा, ठीक है। और दूसरा होगा दोस्तों डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर होगा, जिसमें मॉडरेट केस वालों को रखा जाएगा। दूसरा कौन सा होगा? डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर। इसमें जो मॉडरेट है, मतलब जिसके कोविड है लेकिन अभी जो उसकी मतलब जो उसके सिम्टम्स हैं वो सिंपल है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, बुखार भी थोड़ी कम आ रही है, तो जिसमें मॉडरेट लेवल का मतलब कोरोना है, इतना ज़्यादा असर नहीं कर रहा है वायरस, उनको रखा जाएगा। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे उनके लिए। और तीसरा दोस्तों डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, उसमें गंभीर मरीजों को रखा जाएगा। तो 3 चीज़ें गाँव में विकसित की जाएंगी दोस्तों, है ना। पहले स्तर पे कोविड केयर सेंटर, दूसरे स्तर पे कोविड हेल्थ सेंटर होगा, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, और तीसरे स्तर पे दोस्तों हॉस्पिटल होगा, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जहाँ पे गंभीर मरीजों का इलाज किया जाएगा। ये तो गाँव की बात हो गई। और रही बात दोस्तों आदिवासी क्षेत्र की, बिकॉज आदिवासी क्षेत्र बहुत रेयर इलाकों में है, दूर है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? मोबाइल यूनिट्स लगाई जाएंगी। मोबाइल एम्बुलेंस नहीं होती है, चलता फिरता हॉस्पिटल जिन्हें हम बोलते हैं, कि गाड़ी होती है और उनमें सारी हॉस्पिटल वाली सुविधाएं हैं, तो वैसी वाली जो वैन होती है ना, उनको वहाँ पे जा के लगाया जाएगा, वहाँ पे चेकअप किया जाएगा। अगर किसी को है कोरोना तो प्रॉपर उनका इलाज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें की जाएंगी, कहाँ पे? आदिवासी क्षेत्र में। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन हमारे मेंस में इस तरह से बनता है कि कोविड से निपटने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड से निपटने के लिए किस तरह के कदम सरकार द्वारा उठाए गए, तो ये 3 4 5 6 चीज़ें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। एक शानदार वाला आंसर हमारे सामने बन जाएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों, वैसे मैंने ये चीज़ आपको पढ़ा दी थी, तूफान सारे पेपर्स में आने से पहले मैंने आपको बता दिया था, जब इसकी संभावनाएं जताई गई थी। बाकी पिछले 2 दिन से लगातार हर पेपर में आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्री में ये क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए मुझे लगा कि एक बार फिर से आपको याद करवा देती हूँ। तो कौन से तूफान से को लेकर राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो दोस्तों तूफान का नाम है ताऊ ते, और कई न्यूज़पेपर में इसे तोकते भी लिख रहे हैं, तोकते, ठीक है। और शुरू में लिखा हुआ आया था ताऊते, बिकॉज ये म्यांमार के दिया हुआ नाम है। अभी इसे तोकते भी लिख रहे हैं, ये तोकते भी लिख रहे हैं, ठीक है। और कई जगह ताऊते लिख रहे हैं। जो भी हो, पेपर में जो भी लिखा आएगा आप समझ ही जाओगे अगर आपको याद रहेगा। तो ताऊते तूफान को लेकर दोस्तों हमारा जो ये पश्चिमी वाला तट है, इसके सभी इलाकों में, ये तमिलनाडु में भी, सॉरी केरल में भी, कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी, और गोवा में भी, और खासकर ये गुजरात वाला एरिया है, गुजरात में भी, और हमारे भी दक्षिणी राजस्थान में लेकर इसको संभावना जताई जा रही है कि यहाँ क्षति पहुँचाई जा सकती है, ठीक है। तो कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना, अब इसको लेकर आज एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके मद्देनज़र आपदा प्रबंधन विभाग दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है यहाँ पे आगे बढ़कर, जब भी हम ऐसी चीज़ों में फंसते हैं, तूफान, सुनामी, बाढ़, सूखा में,
और डिजास्टर मैनेजमेंट किसके अधीन कार्य करता है दोस्तों? कलेक्टर के अधीन ही काम करता है, ठीक है। और सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार ने संभागीय आयुक्तों को प्लस जिला कलेक्टरों को एडवाइजरी जारी करके तूफान से निपटने के लिए आदेश दे दिए हैं दोस्तों। सबसे देखो, सबसे नीचे स्तर पे होता है पटवारी, पटवारी से ऊपर होता है नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से ऊपर होता है तहसीलदार, ठीक है। और तहसीलदार से ऊपर होता है एसडीएम, ठीक है। संभाग एसडीएम होता है मतलब सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। और एसडीएम से ऊपर होता है डीएम, डीएम मतलब कलेक्टर, और कलेक्टर से ऊपर होता है दोस्तों संभागीय आयुक्त, है ना। क्योंकि एक जिले में एक कलेक्टर हो गया और कई सारे जिले बनकर एक संभाग बनता है। जैसे राजस्थान में भी 7 संभाग है, तो 7 संभाग में 7 संभागों पर एक एक होगा संभागीय आयुक्त, ठीक है। अब 7 संभाग हैं तो एक संभाग में 5 जिले हैं, जैसे जयपुर संभाग में 5 जिले हैं तो 5 जिलों में 5 कलेक्टर हो जाएंगे। इवन क्योंकि जयपुर राजधानी है तो जयपुर में ज़्यादा कलेक्टर बैठते हैं, नॉर्मली एक जिले का एक कलेक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरह से पहले संभागीय आयुक्त हो गया, फिर कलेक्टर हो गया, फिर कलेक्टर को डीएम बोलते हैं, डीएम के नीचे दोस्तों एसडीएम आ जाएगा, और एसडीएम के नीचे आ जाएगा तहसीलदार, और तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, और फिर आ जाएंगे पटवारी, है ना। और ग्राम सचिव सबसे नीचे का अधिकारी हो जाता है। तो दोस्तों अभी जो हमारे प्रमुख सचिव हैं हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के और नागरिक और सुरक्षा विभाग के जो सचिव हैं, इनसे बड़े सचिव होते हैं संभागीय आयुक्त से बड़े। तो सचिव ने संभागीय आयुक्तों को और जिला कलेक्टर को एडवाइजरी जारी करी है, तूफान से निपटने की तैयारी के आदेश दे दिए हैं। क्योंकि अभी तो इनका काम ही हो जाएगा ना, कलेक्टर डीएम के कार्य ही होते हैं दोस्तों अपने जिले में किसी भी तरह की आपदा आने पर पहला कर्तव्य कलेक्टर का ही होता है कि वह संभालेगा, चाहे किसी छोटे से गाँव में आपदा आई हो, लेकिन कलेक्टर का ही काम होता है अब वह अपने नीचे के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके फिर वहाँ पे पहुँचेगा जल्द से जल्द, ठीक है। और तो दोस्तों वैसे तो राजस्थान भारत के और सारे भागों में आ रहा है, राजस्थान में इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं इसलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि राजस्थान के किन भागों को प्रभावित करने वाला है। तो राजस्थान के जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में आंधी और बारिश होने की संभावना है। और आंधी की रफ्तार जो है, हवा की रफ्तार यहाँ पे 40 और 50 किलोमीटर रहेगी। तो हमारे दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा नहीं है एक्चुअली। गुजरात में और गोवा में, महाराष्ट्र में, इनमें तो और कर्नाटक वगैरह में इनमें तो तबाही मच भी चुकी है। कर्नाटक और गोवा की तो फोटो भी आई थी, 2-4 लोग भी मर गए हैं। तो वहाँ पे इसकी स्पीड दोस्तों, आंधी की स्पीड है 140 से 170 के बीच में हवा की रफ्तार, है ना। हमारे यहाँ पे तो बहुत कम है, तो हमारे यहाँ पे इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो दक्षिण के ज़िले हैं जैसे उदयपुर संभाग हो गया, है ना, कोटा संभाग हो गया, इनमें थोड़ी आपदा की चेतावनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दोस्तों ताउते के बारे में हो गया। ताउते नाम याद रखिएगा, कौन से तट पे आया है, कौन से सागर में आया है दोस्तों? ये अरब सागर में आया है, हिंद महासागर के अरब सागर वाले पार्ट में आया है और हमारे पश्चिमी तट को प्रभावित कर रहा है। और कहाँ क्या नुकसान होता है या नहीं होता है, बच के निकल जाते हैं, कितनी क्या रहेगी इसकी आशंका 18 से 19 मई को बताई गई है दोस्तों, इसकी आशंका ज़्यादा राजस्थान में, तो वो हम आगे देख लेंगे। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कौन से एक और नई बीमारी को चिरंजीवी योजना में शामिल कर लिया? तो दोस्तों चिरंजीवी योजना में आपको पता है कि कितनी बीमारियां थी, 1506 के आसपास थी, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, बीमारियां थी या दवाइयाँ थी। आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी चिरंजीवी योजना और बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। तो आप लोग बताइए चिरंजीवी योजना में कुल कितनी बीमारियों के पैकेज को शामिल किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों चिरंजीवी योजना में अभी स्पेशल कोरोना को शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और अब इसके अलावा दोस्तों कोरोना से ही रिलेटेड एक और नई बीमारी शामिल आई है, जो है ब्लैक फंगस, है ना, इसको भी शामिल कर लिया गया है। ब्लैक फंगस मैंने आपको पढ़ा भी दी है और बहुत डिटेल में पढ़ाई है, और आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, न्यूज़पेपर में डेली आ रही है। ब्लैक फंगस दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस ही है, जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई थी। तो म्यूकोरमाइकोसिस के केस दोस्तों भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान में भी इसके केस लगातार बढ़ रहे हैं। इवन कोरोना से भी ज़्यादा घातक बीमारी है, बनती जा रही है। तो इस बीमारी को दोस्तों क्योंकि लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो चिरंजीवी योजना में सरकार ने शामिल कर लिया है ताकि मुफ्त में इसका इलाज हो सके। तो मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस बीमारी को चिरंजीवी बीमा योजना में शामिल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस बीमारी का ही दूसरा नाम म्यूकोरमाइकोसिस है, जो उन कोरोना मरीजों में आसानी से फैल जाती है जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं
और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन लोगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी कमज़ोर होती है। दोस्तों यह बीमारी सामान्य अगर किसी को कोरोना होती है उसमें होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर किसी को पहले से मतलब मोर्बिडीज़ वाले जो मरीज़ हैं पहले से अगर उनको कोई बीमारी है, मोर्बिडीज़ तो गंभीर बीमारियां ही आती हैं, लेकिन जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह हो गया, ये पहले से अगर किसी को है तो दोस्तों उनमें यह जो म्यूकोरमाइकोसिस है भयानक असर कर रही है उनमें दोस्तों, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर होता है और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता इन लोगों में पहले से कमज़ोर होती है, इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस आसानी से इनको जकड़ लेती है। तो दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस को अभी चिरंजीवी योजना में शामिल कर लिया गया है। अगर डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था, 6-7 तारीख के न्यूज़पेपर में होगा वो, तो आप वहाँ पर जाके डिटेल में पढ़ सकते हो, और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी दोस्तों कांग्रेस के एक सांसद का निधन हो गया है कोरोना से, तो हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि महाराष्ट्र से तो राज्यसभा सांसद हैं दोस्तों, और कांग्रेस के गुजरात के प्रभारी, गुजरात कांग्रेस के मतलब प्रभारी उनको बनाया हुआ था, और वैसे राज्यसभा सांसद थे महाराष्ट्र से, उनका नाम है राजीव सातव। तो 46 वर्ष की उम्र में कोरोना से इनका निधन हो गया। तो आप समझ रहे हो दोस्तों कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब, पैसे वैसे कुछ काम नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ अगर किसी में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है तो बच रहा है, और इम्यूनिटी पावर कम है तो वह मर रहा है ना। नहीं तो एक सांसद के पास में थोड़ी पैसों की कमी होती है क्या, उसको वेंटिलेटर थोड़ी नहीं मिला, उसको आईसीयू थोड़ी नहीं मिला, उसके लिए सब कुछ था, लेकिन फिर भी नहीं बच पाए बिकॉज ये बीमारी इतनी खतरनाक है। तो बचाव का एक ही उपाय है दोस्तों, स्टे होम और स्टे सेफ और स्टे कनेक्टेड विथ द सक्सेस, है ना। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार की दोस्तों वन स्टॉप पॉलिसी के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल आया था। तो वन स्टॉप पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने मेरा बजट वाला आर्टिकल देखा है तो आपको पता भी होगा, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाई थी वन स्टॉप पॉलिसी। तो अभी देख लीजिए, कोई बात नहीं है, नहीं देखा तो अगर देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बजट राजस्थान का, उसमें आपको मिल जाएगी। तो अभी दोस्तों आज जो आया है उसमें बताया गया है, वैसे पूरा मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी है। राज्य सरकार ने 24 अगस्त 2020 को सिंगल विंडो एक्ट 2011 में संशोधन करके वन स्टॉप शॉप पॉलिसी लागू की है। मतलब एक एक्ट था दोस्तों हमारे सिंगल विंडो एक्ट 2011। सिंगल विंडो एक्ट था कि उद्योगों से संबंधित बहुत सारी जो हमें अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स का काम करना पड़ता है, वो एक ही जगह मिल जाए। ये 2011 में बनाया गया था। ये भी हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया गया था। अच्छा आप लोग ये बताइए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान की कौन सी रैंकिंग है ऑल इंडिया में। और अच्छा ये भी बता दीजिए भारत की कौन सी रैंकिंग है। भारत ने बहुत तगड़ी प्रगति करी है दोस्तों ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, है ना। बहुत ज़्यादा सुधार किया है, एकदम से 23 रैंकिंग का शायद उछाल आया था पिछली बार से। तो आप लोग बताइएगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्लस राजस्थान का कौन सा स्थान है। राजस्थान की भी अच्छी रैंकिंग है, राजस्थान भी अच्छे प्रयास कर रहा है। तो अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बिकॉज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारे पूरा क्वेश्चन आ चुका है मेंस में कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन कौन से मापक, 10 मापक होते हैं दोस्तों। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 मापक, 10 पैमाने होते हैं जिनके आधार पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मापा जाता है। तो हिंदी में बोलते हैं व्यापार सुगमता सूचकांक, है ना। तो कौन से वो 10 मापक होते हैं, इतना चलो मैं आपको एक क्वेश्चन भी बना के बता दूंगी, लेकिन क्योंकि हमारे आ चुका है मेंस में तो हो सकता है अगली बार भी किसी तरह। हमें ये पूछा गया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान का स्थान या फिर भारत के द्वारा किए गए प्रयास बताते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मापने के मापक कौन कौन से होते हैं, विस्तार से बताइए, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बुक्स में कमेंट करके बताइएगा भारत और राजस्थान का कौन कौन सा स्थान है, ठीक है। तो उसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों सिंगल विंडो एक्ट लाया गया था 2011 में। अब उसी में संशोधन करके दोस्तों वन स्टॉप शॉप पॉलिसी लाई गई है, उसको ही और बेहतर बनाने के लिए। कब लाई गई है, 24 अगस्त 2020 को। डेट याद रखिएगा, क्योंकि वन स्टॉप शॉप पॉलिसी देंगे तो नीचे 4 कथन देंगे और 4 कथन में से एक दे देंगे यह इस दिन लागू की गई थी। तो इसलिए डेट भी याद रखना जरूरी है। आजकल आरपीएससी ऐसे नहीं पूछती एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन में 5 चीज़ें पूछती है और वो 5 क्वेश्चन बराबर होते हैं। तो वो एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, वो पाँचों हमें आना जरूरी होता है, ठीक है।
तो 24 अगस्त 2020 को लागू की गई थी। इसके तहत किया क्या गया है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड गठित किया गया है। दोस्तों डायरेक्ट मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया गया है, इसे नाम दिया गया है निवेश बोर्ड, है ना। फिर राज निवेश पोर्टल पर अगर कोई 10 करोड़ से अधिक का निवेश करता है, निवेश करने वाले आवेदनों को जिन्हें 14 विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई मंजूरियां लेनी पड़ती थी, अब उन्हें ऑनलाइन आवेदन के आधार पर एक ही स्थान पर समस्त मंजूरियों की व्यवस्था की गई है। पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर हमें एक फैक्ट्री लगानी है तो हमें जैसे बहुत सारे कम से कम भी 50 विभागों से हमें जा जा के परमिशन लेके आनी पड़ती थी। अब जो सिंगल विंडो एक्ट आया था 2011 में, इससे क्या होता था कि एक फैक्ट्री, अगर मुझे किसी चीज़ की फैक्ट्री लगानी है ना, मान लीजिए चिप्स बनाने की लगानी है, तो कृषि विभाग से अलग लूंगी, उद्योग विभाग से अलग लूंगी, प्रोसेसिंग वाले से अलग लूंगी, है ना। तो क्या होता था कि एक कारखाने को स्टार्ट करने में कम से कम 2 साल लग जाते थे कागजी कार्यवाही करने में ही, है ना। तो इस इतने में क्या होता है कि जो जो इन्वेस्ट करने वाला होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी ज़्यादा कागजी कार्यवाही मैं क्यों आऊँ इंडिया में, मैं कहीं और ही चला जाऊँगा इससे अच्छा, क्योंकि विदेशों में ये चीज़ें बहुत जल्दी होती है और ऑनलाइन होती है। तो वही चीज़ें हमारे यहाँ पे करने का प्रयास किया गया। तो कुछ तो सिंगल विंडो के माध्यम से सुधार दिया गया, और अब इसके माध्यम से क्या किया गया कि अगर कोई 10 करोड़ से ज़्यादा का निवेश कर रहा है राज पोर्टल पे, तो दोस्तों 14 विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई मंजूरियाँ उसे एक ही जगह मिल जाएंगी, ठीक है। तो और वो मंजूरी कौन देगा, वो मंजूरी देगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित किया गया था, तो वो उसे सारी मंजूरी दे देगा। प्रदेश में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 की अवधि के बीच में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं, और इसमें से 7,000 से अधिक के नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह सब वन स्टॉप पॉलिसी के माध्यम से ही संभव हो पाया। दोस्तों ये जो वन स्टॉप पॉलिसी हम लाए थे 2020 में, ये देखिए 24 अगस्त 2020 में, उसके पश्चात दिसंबर 2020 से मार्च 2020 तक हमें 12,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं, और इससे लगभग 7,000 नए रोजगार बनेंगे। ये सब वन स्टॉप पॉलिसी के माध्यम से ही हुआ है, क्योंकि हमने व्यापारिक नियमों को बहुत ज़्यादा सरल बना दिया है। हम बोल रहे हैं कि आप लोग आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, बस आपको परमिशन हम दे देंगे तुरंत, है ना, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, और ऑनलाइन परमिशन मिल रही है सारी। तो ये है वन स्टॉप शॉप पॉलिसी। और दोस्तों ये जो 12,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए, इसमें से लगभग 11,000 रुपए तो केवल पश्चिमी राजस्थान में, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में नव्यकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ही निवेश कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा संभावनाएं उधर है दोस्तों, पेट्रोल भी उधर है, और नव्यकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सब उधर ही है, इसलिए उधर ही संभावनाएं, इसलिए निवेश भी उधर ही ज़्यादा आते हैं। तो वन स्टॉप शॉप पॉलिसी दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी राजस्थान में आ सकता है। और राजस्थान में उद्योगों के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, वो अगर वो क्वेश्चन पूछे, प्रमुख उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई नई योजनाएं बताइए, तो इनमें भी आप इस योजना का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कई बार मतलब पूछ लिए जाते हैं प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन। तो टी.एस. त्रिमूर्ति हमारे दोस्तों यूएनओ में, हमारी जो सुरक्षा परिषद है उसमें हमारे स्थायी प्रतिनिधि हैं। तो अभी आपको पता होगा यूएनओ में हमारी सुरक्षा परिषद में जो भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बना हुआ है अभी 2021 और 22 के लिए। और भारत कौन सी बार सदस्य बना है, 6वीं बार यूएनओ का सदस्य बना है, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 6वीं बार सदस्य बना है यूएनओ का, सुरक्षा परिषद का। तो 2 साल तक अस्थायी सदस्य बना है भारत अभी। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों लोगों के साथ भी। मैं इतनी मेहनत करी हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर दिया कीजिए, प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और खूब सारे कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।